हमारे साथ विजय खंडेरा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, भंडारा में लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। हम अभी होके आए हैं भेल के प्लांट, जो कि भेल का प्लांट कहने को है कि सिर्फ जंगल और बाउंड्री है चारों तरफ। तो मैं विजय जी आपसे जानना चाहता हूँ कि इसका इतिहास क्या है, कब ये शुरू हुआ था, कब ये लोगों को सपना दिखाया गया? क्योंकि अभी हम साकोरा गए थे, वहाँ हर दूसरा आदमी इसी का ही जिक्र कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि लोग इसकी तरफ देख रहे हैं, मगर लंबे समय से राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ, ऐसा लोगों ने बताया। क्या इतिहास है इसका? सबसे पहले आपने अगर देखा होगा, आपने जैसे कहा कि हम काफ़ी घूम चुके हैं इसमें। भंडारा गोंदिया का जो पूरा क्षेत्र है, विदर्भ का ये पूर्वी एरिया है और महाराष्ट्र का सबसे अविकसित क्षेत्र है उद्योगों के मामले में। जबकि भंडारा, जैसे नाम भी भंडारा है, तो इसके अंदर में यहाँ पर खनन उद्योग बहुत अच्छे तरीके से, फिर यहाँ पर चावल है, सदाप्रवाही नदियाँ हैं, हमारे यहाँ की जो रेत है, सफ़ेद रेत, सबसे महंगी रेत जिसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, इस तरीके से। लेकिन इसका जिस तरीके से एक व्यावसायिक और इन संसाधनों का प्रगति के हिसाब से जो इस्तेमाल होना चाहिए वो हुआ नहीं है। और जैसे कि आपने भेल का जिक्र किया, भंडारा जिला और गोंदिया जिला भी, दोनों जिले भी उद्योग के मामले काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक है, जब भी चुनाव आते हैं या फिर जो राजनेता एक सपना दिखाते हैं कि भंडारा के अंदर में, गोंदिया के अंदर में अगर हमें तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे उद्योग लाने चाहिए और वाकई में इसकी आवश्यकता भी है। और इसी मंशा से जब तत्कालीन सांसद जो हुआ करते थे प्रफुल्ल पटेल, उनके प्रयासों से उन्होंने काफ़ी इसके लिए कोशिश की। और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको आप भेल के नाम से भी जानते हैं, देश की महान नवरत्न कंपनियों में से एक है और काफ़ी प्रतिष्ठित है। उसके लिए भंडारा के अंदर में लगभग 200-300 किसानों के 510 एकड़ के लगभग का अधिग्रहण किया गया था। और सब कुछ अगर ठीक होता तो शायद वहाँ पे कंपनी भी लग जाती। लेकिन बाद में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और फिर जब सत्ता परिवर्तन जब हुआ तो फिर ये भेल मुद्दा जो हो वो पूरा हाशिए पे चला गया। ये प्लांट प्रस्ताव कब आया था? ये 2014 के इलेक्शन के पहले आया था। 2014 लोकसभा इलेक्शन के पहले आया था, जब प्रफुल्ल पटेल सांसद हुआ करते थे यहाँ के, और कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। जी बिल्कुल जी। और फिर सरकार बदली, तो इसका क्या हुआ? अब स्वाभाविक है, जिसके अंदर में होता क्या है कि जैसे अक्सर जो राजनीति में होता है, जो होना नहीं चाहिए कि विकास के जैसे उद्योग है, कोई भी राजनेता लाए, कोई भी पार्टी लाए, आखिर ये जो उद्योग है जो पूरे क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक हो, तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिसकी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब क्षेत्र के लोगों को काम मिलता हो, हाथों में पैसा आता हो, तो उसके लिए सभी राजनेताओं की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ये नहीं होता। ये सारी चीज़ें श्रेय लेने में, क्रेडिट लेने में और छीनने में, ये सब जो मुद्दे रहते हैं हाशिए पे छूट जाते हैं या फिर उसकी बलि चढ़ जाती है। भेल का मुद्दा भी कुछ इस तरीके से हुआ, उसकी बलि चढ़ गई। और कुल मिलाकर जो भेल परियोजना यहाँ पे प्रारंभ हो सकती थी, अगर राजनेता फिर पार्टी बदलने के बाद में, सत्तांतर होने के बाद में जो भी राजनेता सत्ता में आए, वो अगर कुछ इच्छा शक्ति अगर दिखाते, तो निश्चित रूप से भेल जो परियोजना है आज साकार हुई, सबको दिखती। और भंडारा और गोंदिया का जो क्षेत्र का विकास है, ये कहीं चौगुना। प्लांट में होना क्या था, यहाँ बनना क्या था? उस समय जानकारी दी गई थी कि पहले तो सोलर, और समय समय पे वो बदलता रहा कि वहाँ पर क्या एग्जैक्टली क्या होने वाला है, ये उस समय न राजनेता बता पाए, न बाद में कोई भेल भी खुद साफ कर पाई। पहले ये बताया गया कि सोलर के लिए जो पैनल्स है उसके लिए जो बनने वाले वो है, फिर ट्रांसफार्मर के लिए कुछ बनने वाला है, उपकरण जो लगने वाले वो वहाँ पे बनने वाले। फिर वजह ये बता दी गई कि जो उसके लिए रॉ मटेरियल्स आता है, क्योंकि बंदरगाह से काफ़ी दूर है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करके यहाँ तक लाना काफ़ी महंगा हुआ रहता है। इस वजह से पूरी परियोजना को यहाँ पे कारगर करना पैसों की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बराबर नहीं था, इस वजह से पीछे हट गया। ये बहुत सारे कारण थे, लेकिन ये खैर ये तो दिखावे के कारण थे। असली कारण ये था कि यहाँ पर राजनेताओं की इच्छा शक्ति नहीं। वही जानना चाहता हूँ कि असली कारण क्या है कि भेल का प्लांट जो होना चाहिए था वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। बस असली कारण यही है कि ये पूरी जो परियोजना है, जो श्रेय लेने और न देने की भेंट चढ़ गया। कौन नेता है? मतलब आपने प्रफुल्ल पटेल एक नाम बताया जो इस योजना को लाए थे, उसके बाद फिर भाई सरकार बनी, नाना पटोले 2014 में यहाँ के सांसद बने, उन्होंने क्या प्रयास किए? 2 साल बीच में जब वो कांग्रेस में शामिल हो गए तो उनकी सरकार भी आई, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनकी तरफ से क्या प्रयास किए? मतलब किसके टकराव की वजह से अटका है प्लांट? ये जो टकराव रहा है, देश के जो सबसे बड़े जो गठबंधन है, पहले यूपीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन,
प्रफुल्ल पटेल एक बड़ा चेहरा थे यूपीए गठबंधन का, और जब वो हार गए चुनाव के, उनकी पार्टी जब हार गई तो स्वाभाविक से अगर वो परियोजना अगर साकार होती तो आप लाख कितने भी अगर करते तो श्रेय सरकार ये शायद मानती थी कि ये श्रेय उनको ही जाता, प्रफुल्ल पटेल को, और श्रेय के न देने के चक्कर में इस परियोजना को वैसे लटका कर रखा गया। बस एक एकमात्र कार्य है, बाद में तो बहुत सारी जो कहानियाँ उसका कोई उसका जिक्र करके भी कुछ हासिल नहीं होगा। संक्षेप में यही कहेंगे कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होती दोनों ओर की तो ये परियोजना साकार होती। और अब भी बिल्कुल लोगों ने हमको बताया कि हर चुनाव में ये मुद्दा बनता है, इस चुनाव में फिर ये मुद्दा है। बिल्कुल हर चुनाव की बात नहीं, ये जो परियोजनाएं रहती या फिर उद्योग रहते जिससे लोगों के हाथों को काम मिलता है, परिवारों में संपन्नता आती, क्षेत्र का विकास होता है, ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा या फिर चुनाव का मुद्दा नहीं रहता। ये बल्कि हर रोज की रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा, आम आदमी के जीवन से जुड़ा मुद्दा रहता है। सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पर 5,000 के लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार होता है। जब एक कोई परियोजना आती है तो सिर्फ 5,000 को जब रोजगार मिलता है तो अप्रत्यक्ष रूप से हजारों हाथों को और रोजगार मिलता है, ये हमने देखना चाहिए। और जब आते हैं तो एक परियोजना के साथ साथ फिर और दूसरी और परियोजना आती है, यहाँ पर होटल्स आते हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज आती है, बाजार बढ़ता है, और अगर ये सब होता है तो देश के क्षेत्र की तरक्की होती है, और जब क्षेत्र की तरक्की होती है तो देश की तरक्की होती है। बहुत सीधा सिंपल है। जो आपने बताया कि 250-300 किसानों से ज़मीन ये ली गई थी 501 एकड़, तो वो किसानों को मुआवजा तो मिला होगा, पर उनको शायद ये प्रॉमिस भी मिला होगा कि कल को जॉब वगैरह आएंगी। तो अब वो किसान क्या सोचते हैं, बीच में कुछ आंदोलन वगैरह भी हुआ क्या इसको लेकर? बिल्कुल, क्या रहता है तो हर बार जिस तरीके से किसान जो है अन्नदाता है, अन्नदाता किसानों ने जो हर किसान जो खेत रहता है उसको अपनी माँ मानता है, उसको अपने जिगर का टुकड़ा मानता है। जब उसने देखा कि हाँ मेरी ज़मीन देने से इस क्षेत्र में तरक्की आ सकती है, कुछ लोगों को रोजगार मिल सकता है और सब कुछ अमन चैन आ सकता है ना। भंडारा में अगर ये परियोजना होती तो भंडारा जिला का ये एक स्वर्णयुग प्रारंभ होता था। उसके लिए उसने उस समय बड़े हंसी खुशी या शायद नाखुशी से भी लेकिन ज़मीन दी। ज़मीन इसी तरीके से थी कि यहाँ पे परियोजना लगेगी, और हर कोई चाहता है कि जब परियोजना लगेगी तो मेरे घर के बच्चों को या न मेरे घर के लगे तो पड़ोस के किसको तो रोजगार तो मिलेगा, आर्थिक संपन्नता तो आएगी, तो देगा ना। जिससे जो प्रॉमिस तो किए गए थे, प्रॉमिस तो वही होते हैं कि हम आपके बच्चों को रोजगार देंगे, आपके इसके साथ में उद्योग बढ़ेंगे, तो हर किसी ने वो सपना देखा था। जब वो सपना पूरा नहीं होता, जब सपना टूटता है तो दिल के ऊपर में चोट आती है, वो कभी आप भर नहीं सकते। शरीर के लगे घाव आप भर सकते, लेकिन दिल पे लगे घाव आप नहीं, किसी भी हिस्से नहीं भर सकते। तो ये परियोजना के अधर में लटकने वाले की वजह से स्वाभाविक है आज का जो किसान अपने आप को ठगा महसूस करता है। आप अगर देखेंगे कि 10 साल पहले ज़मीन के जो दाम थे और आज के दाम कई गुना बढ़ गए। ऐसे में उन किसानों को लगता है कि वो उस समय हमने हंसी खुशी जो ज़मीन दी, भले ही कि उस समय की सरकार ये कहे कि हमने किसानों को बहुत ज़्यादा दाम दिया है, लेकिन आज की अगर तुलना में करें, इतने 10 साल में क्या हासिल हुआ? खेतों बंजर पड़े हैं, उस खेतों के अंदर में अनाज उग सकता था। तो आप अगर देखो कि इतने 10 सालों के अंदर में उस 510 एकड़ खेत के अंदर में जो अनाज लगता उसका कितना होता, तो आप शायद ये बोलोगे कि भेल एक साल के अंदर में जितना कारोबार कर पाती शायद संभवतः उससे ज़्यादा 10 साल के अंदर में वहाँ पर उतना अनाज उग जाता, और अनाज का तो दूसरा कोई विकल्प है नहीं, ठीक है ना। तो ये किसानों के साथ में एक तरीके से ठगी हुई है। तो ऐसे इसमें किसान क्या कहेगा कि अगर आपके काम की अगर वो ज़मीन नहीं है तो हमें वो लौटा दो, हम वहाँ पे अपना धान उगाएंगे, समाज का पेट भरेंगे, राष्ट्र का पेट भरेंगे। तो उसके ऊपर भी विचार होना चाहिए। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि भाई उम्मीद जिंदा है, उम्मीद बाकी है, राजनेताओं को इच्छा शक्ति दिखानी होगी, तभी शायद जो 510 एकड़ ज़मीन ले रखी है सरकार ने उसमें कोई उद्योग लगे और क्षेत्र का भला हो सके। विदर्भ क्षेत्र है, विदर्भ महाराष्ट्र के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में माना जाता है। किसानों की आत्महत्याओं के तमाम लगातार मामले यहाँ से आते रहते हैं। ऐसे में वहाँ पर उद्योग लगेगा, रोज़गार आएगा, उन्नति आएगी, तो शायद ये मामले कम होंगे और जो पिछड़ा हुआ विदर्भ है वो आगे बढ़ पाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर कुछ होगा।